Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12 और क्लास 10th का हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स। नॉवेल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं और 3 पार्ट्स में आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। सो पार्ट 1 में हमने क्या देखा? पार्ट 1 में हमने नॉर्मली देखा कि नॉवेल कैसे जो है स्टार्ट हुए, कैसे इसकी ऑडियंसेस बनना शुरू हुई, कि कौन कौन इसको पढ़ता था और लगभग तकरीबन हर एक ग्रुप चाहे वो आपका लेबरर वाला हो या आपके जो रिच लोग थे या जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके वुमेन हैं, यूथ है, हर किसी का एक अपना जो है ग्रुप बन चुका था। अपनी एक जो है फेवरेट लिस्ट होती थी उनकी कि इनको किस बारे में पढ़ना है, तो वो हमने देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे द नोवेल कम्स टू इंडिया, कि नोवेल जो है भारत आया तो फिर कैसे कैसे बदलाव होने शुरू हुए। स्टोरीज इन प्रोज वर नॉट न्यू टू इंडिया। जो गद्य पद्य दो चीज होती है कि आपकी कहानी की तरह या कविताओं की तरह लिखा जाता है, तो जो आपकी प्रोज की जो स्टोरीज थी वो इंडिया के लिए नई नहीं थी, क्योंकि भारत में तो इतने अथाह आपके ऑथर हुए हैं जो लिखते थे और इतनी किताबें जो है हमारी, सो ये नई नहीं थी। सबसे अगर अर्ली एग्जाम्पल की बात करें तो बाण भट्ट कादम्बरी जो किताब है, कादम्बरी ये आपकी संस्कृत में लिखी गई है, ये 7th सेंचुरी। सोचिए 7th सेंचुरी के जो एग्जाम्पल है ये किसका है? प्रोज राइटिंग का ही है। सो इंडिया में जो ये प्रोज राइटिंग थी ये नई नहीं थी। द पंचतंत्रा, अब पंचतंत्रा किसकी है ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। सो पंचतंत्रा विष्णुगुप्त की आपकी पंचतंत्रा है। सो पंचतंत्रा जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। देयर वॉज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ प्रोज टेल्स ऑफ एडवेंचर एंड हीरोइज्म इन पर्शियन एंड उर्दू नोन एज दास्तां। और ये सिर्फ आपका हिंदी संस्कृत ही नहीं बल्कि पर्शियन में और उर्दू में, इन दोनों भाषाओं में भी जो ये ट्रेडिशन था प्रोज में लिखने का वो था। उसमें कुछ एडवेंचर जो है आपके उसकी या किसी को बड़ा दिखाने के लिए, किसी को एक कोई भी कैरेक्टर है उसको हीरोइज्म उसका दिखाने के लिए, ये सब चीजें भी पर्शियन और उर्दू में आपका लिखा जाता था और उसको बोलते थे दास्ता। ठीक है, दास्ता, अभी भी बोलते हैं दास्ता कहानी, उसको दास्ता बोला जाता था। However, these works were not novels as we know them today. ये नॉवेल्स नहीं थे। अगर आज की हम बात करें तो हमें पता है कि वो नॉवेल्स नहीं थे। द मॉडर्न नॉवेल फॉर्म डेवलप्ड इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। तो जो मॉडर्न नॉवेल है आपका वो कब आया? 19th सेंचुरी में इंडिया आया। कब आया? 19th सेंचुरी। ठीक है। As Indian became familiar with the Western novel, जैसे जैसे भाई इंडियंस भी वेस्टर्न नॉवेल्स के साथ फेमिलियर होते गए, सो द डेवलपमेंट ऑफ वर्नाकुलर्स, जो आपकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्र है आपका, उनका प्रिंट है, रीडिंग पब्लिक है, इस सब चीजों में ही हेल्प की है इस प्रोसेस को भारत आने में। सम ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन नॉवेल्स वर रिटन इन बंगाली में तो बहुत लिखे गए हैं, उसके बाद मराठी में भी काफी लिखे गए, हिंदी में बाद में लिखे गए। द अर्लीस्ट नॉवल इन मराठी वॉज बाबा पदम, आपका जो पद्मन जी थे उनकी थी यमुना प्रयत्न 1857 में आया नॉवल। यमुना प्रयत्न का नाम अगर आता है तो 1857 में, और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? मराठी में लिखा गया है। Which used a simple style of storytelling to speak about the plight of widows, जिसमें आपको विधवाओं की जो दशा है वो दिखाई गई है, तो उसके लिए है यमुना प्रयत्न जो है वो एक स्टोरी टेलिंग बताता है जिसमें विधवाओं की उस टाइम की जो दशा है वो दिखाई गई है। उसके बाद आता है लक्ष्मण, जो आपके हैं लक्ष्मण मोरेश्वर हलबेज का मुक्तामाला, ये आया 1861 में आया मुक्तामाला। दिस वॉज नॉट अ रियलिस्टिक नॉवल, और ये रियलिस्टिक नॉवल नहीं था, इसमें इमेजिनरी रोमांस नैरेटिव था विद अ मोरल पर्पस। ठीक है, इसमें रुमानी जो नैरेटिव है ये पूरा इमेजिनरी है और ये एक मोरल पर्पस के साथ स्टोरी थी, तो ये आपकी रियलिस्टिक स्टोरी नहीं थी, क्योंकि एक क्या काम करता है, आपकी रियल स्टोरी बेस्ड होती है, एक आपका कंप्लीट फिक्शन होता है, कंप्लीट इमेजिनरी होता है। सो इस तरह की जो नॉवल है जो आना शुरू हुए भारत में 19वीं शताब्दी में। लीडिंग नॉवेलिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी रोट फॉर अ कोज,
और वो जो आपके लीडिंग नॉवेलिस्ट थे वो किसी कोज के लिए लिखते थे, ऐसे नहीं कि कुछ भी। आजकल आप देख लो, कोई भी नॉवल लिख रहा है, कुछ भी लिखा जा रहा है, कुछ भी बिक रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, कुछ कोज था, उसी के ऊपर सब लिखते थे। कॉलोनियल रूलर्स रिगार्डेड द कंटेम्प्रेरी कल्चर ऑफ इंडिया एज इंफीरियर। उन्होंने क्या, जो वहां का कल्चर था इंडिया का, उसको इंफीरियर बताते थे वो, ठीक है, अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे और इंडिया को वो इंफीरियर दिखाते थे। उसके बाद अब दूसरे अगर हम बात करें तो जो इंडियन नॉवेलिस्ट थे, wrote to develop a modern literature of the country that could produce a sense of national belonging and cultural equality with their colonial masters। इसलिए वो लिखते थे, इंडियन नॉवेलिस्ट किस लिए लिखते थे? टू डेवलप अ मॉडर्न लिटरेचर ऑफ द कंट्री, ताकि वो उनसे उसे दिखा सके, उनको बता सके। एंड ट्रांसलेशन भी होती थी अलग अलग लैंग्वेज में, जो हेल्प करती थी उस नॉवल की पॉपुलैरिटी के लिए। एंड स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ नॉवल इन न्यू एरियाज, और इससे क्या होता था, नए एरियाज में भी वो चले जाते थे। ओके, सो इस तरह से नॉवल भारत आया। अब हम रीजन वाइज बात करें तो साउथ इंडिया की अगर बात करें तो साउथ इंडिया का लिटरेचर आपका बहुत रिच लिटरेचर रहा है, उसमें आपका संगम लिटरेचर हो और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो द नोवेल इन साउथ इंडिया, वो आप देख लेते हैं। नोवेल बिगेन अपीयरिंग इन साउथ इंडिया लैंग्वेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ colonial rule. Quite a few early novels came out of attempts to translate English novel into English Indian language. For example, Menon, a sub-judge from Malabar, tried to translate an English novel called Henrietta Temple, written by Benjamin, into Malayalam. ठीक है, तो पहले क्या हुआ? ट्रांसलेशन हुआ, और ये किसने किया? मेनन ने किया। मेनन ने हेनरिटा टेम्पल, जो उस टाइम पर बेंजामिन डिज़रेली ने लिखा था, उसको मलयालम लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो यहाँ से क्या शुरुआत हुई कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में उसको लिखा जा रहा है। बट ही क्विकली रियलाइज दैट हिज रीडर्स इन केरला आर नॉट फेमिलियर विद द वे इन विच द कैरेक्टर्स इन इंग्लिश नॉवेल्स लिव्ड। फिर उसको क्या रियलाइज हुआ कि जिस तरह इंग्लिश के नॉवेल्स के कैरेक्टर है, उससे जो केरला के या जो आसपास के लोग हैं वो अपने आप को मतलब कि उसमें क्या कर रहे हैं, फेमिलियर नहीं हो पा रहे हैं, उसमें तालमेल उनका नहीं बैठ रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसमें उनके क्लोथ्स, वे ऑफ स्पीकिंग, मैनर्स वर अननोन टू देम। वो बिल्कुल ही अलग कल्चर है। they would find a direct translation of an English novel dreadfully boring। तो इससे क्या लगेगा उनको? बोरिंग। आपको भी कोई बोरिंग किताब पढ़ा दे, इनफैक्ट आपको तो हिस्ट्री सबसे बोरिंग लगती है लोगों को, तो हिस्ट्री का जो हम अपनी भारत की हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें ही सो जाते हैं हम तो फिर आपको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पकड़ा दे तो सो गए ही, तो वो बोरिंग लगता था उनको। सो उसने ये आइडिया गिव अप कर दिया और फिर उसने अपने आप ही स्टोरी लिखी मलयालम में इन द मैनर ऑफ इंग्लिश नॉवल बुक्स, कि उसने आइडिया तो ले लिया लेकिन कहानी अपनी तरीके से लिखी। दिस डिलाइटफुल नॉवल कॉल्ड इंदुलेखा, आजकल तेल भी आता है, हेयर ऑयल। सो इंदुलेखा जो है वो पहला आपका मलयालम नॉवल था, इंदुलेखा। और ये कब पब्लिश हुआ? 1889 में। ठीक है, फर्स्ट मलयालम नॉवल पब्लिश्ड, फर्स्ट मॉडर्न नॉवल इन मलयालम। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न नॉवल इन मलयालम। ठीक है, तो फर्स्ट मॉडर्न नॉवल, यहाँ पर मॉडर्न नॉवल की बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने अभी बताया आपको नॉवल की शुरुआत भारत में पहले से थी, लेकिन जो मॉडर्न वे जो आया नॉवेल्स का, वो सबसे पहला मॉडर्न नॉवल इन मलयालम वाज इंदुलेखा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, द केस, अभी हमने केरला मलाबार कोस्ट पढ़ा। द केस ऑफ आंध्र प्रदेश वाज स्ट्रिकली सिमिलर। अब इसमें भी ये भी बिल्कुल सिमिलर था। आपका कंदुकुरी वीरेसलिंगम 1848-1919 में उन्होंने बिगेन क्या किया? ओलिवर गोल्डस्मिथ का वाइकर ऑफ वेकफील्ड को तेलुगु में कन्वर्ट किया। ठीक है, वेकफील्ड को उन्होंने क्या किया? ये एक नॉवल था गोल्डस्मिथ
इसके जो ऑथर है वो थे ओलिवर गोल्डस्मिथ, ठीक है, उनका ही था। इन्होंने इसको तेलुगु में कन्वर्ट कर लिया, तेलुगु में जो है कन्वर्ट कर लिया। He abandoned this plan for similar reasons and instead wrote an original Telugu novel called Raja Kekhara Karitumu in 1878. And don't go on the pronunciation because this might be different because that is a Telugu word. So Raja Shekhara Karitamu is the novel in Telugu, which was original novel written by वीरेसलिंगम, और ये फिर इन्होंने छोड़ दिया कि ट्रांसलेशन का कोई फायदा नहीं है, अपनी ही स्टोरी अपनी ही लैंग्वेज में इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। ओके, अब बात कर लेते हैं हिंदी के नॉवल की। हिंदी के नॉवल की बात कर लेते हैं। इन द नॉर्थ, तो पहले अगर देखें हम उत्तर में, भारतेंदु हरिश्चंद्र, द पायनियर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने बहुत सुना होगा। encouraged many members of his circle of poet and writer to recreate and translate novel from other language। सबसे पहली चीज आपको क्या देखने को मिल रही है कि सब के सब क्या करते थे पहले कि अपना तो कुछ नहीं लिखा है, अभी उठा के पहले ट्रांसलेट करके बेच दो। तो क्या करते थे, पहले वो रिक्रिएट कर दिया कोई चीज और या फिर उसको ट्रांसलेट कर दिया। सो मैनी नॉवेल्स वर एक्चुअली ट्रांसलेटेड एंड अडेप्टेड फ्रॉम इंग्लिश। जैसे कि आप अभी भी देखते हो कोई मूवी हॉलीवुड की होती है उसको बॉलीवुड में बना देते हैं कि इसका बॉलीवुड वर्जन है, या कोई साउथ की फिल्म को जो है बॉलीवुड में बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से कि कोई अदर तेलुगु स्पीकिंग तमिल स्पीकिंग कोई मूवी है उसको हिंदी स्पीकिंग बना देते हैं, तो इसी तरह से पहले ट्रांसलेट कर देते थे। एंड बंगाली अंडर हिज इन्फ्लुएंस, बट द फर्स्ट प्रॉपर मॉडर्न नॉवल वाज रिटन बाय श्रीनिवास दास ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर हिंदी में सबसे जो प्रॉपर वे में लिखा गया मॉडर्न नॉवल वो किसने लिखा, श्रीनिवास ठीक है, श्रीनिवास दास। और ये कहाँ के थे, ये दिल्ली के थे, ठीक है। सबसे पहला जो नॉवल है वो श्रीनिवास दास ने हिंदी में लिखा मॉडर्न नॉवल। ओके, श्रीनिवास दास नॉवल पब्लिश्ड इन 1882 और ये 1882 में पब्लिश हुआ, और इसका जो नाम था वो था परीक्षा गुरु। इसका जो नाम था वो था परीक्षा गुरु। सो परीक्षा गुरु वाज द नेम ऑफ द हिंदी नॉवल विच मीन्स द मास्टर एग्जामिनर, ठीक है, मास्टर एग्जामिनर। परीक्षा का मतलब क्या होता है आपका एग्जाम, और गुरु मतलब कि वो जो वहां पर दिखाया हुआ है कि मास्टर एग्जामिनर। ओके, इट cautioned young men of well-to-do families against the dangerous influences of bad company and consequent loose morals। कि एक यंग मैन है वेल टू डू फैमिलीज का अगेंस्ट किसके है, बैड कंपनी के डेंजरस इन्फ्लुएंसेस के, एंड देन कॉन्सिक्वेंटली लूज मोरल्स। इस तरह के जो है बात इसमें की गई। परीक्षा गुरु ने रिफ्लेक्ट किया इनर एंड आउटर वर्ल्ड ऑफ न्यूली अमर्जिंग मिडिल क्लासेस को। The characters in the novel are caught in difficulty of adopting to the colonized society। कि उन्होंने क्या किया, अपनी चीज को छोड़कर colonized जो सोसाइटी थी उसकी चीजों को जो है अपनाना शुरू कर दिया, and at the same time preserving their own cultural identity। ठीक है, डिफिकल्टी दिखाई और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना दिखाया। The world of colonial modernity seems to be both frightening and irresistible to the characters। कि जो colonial modernity है वो उनके लिए डरावनी भी है और irresistible भी है उस characters के लिए। The novel tries to teach the reader the right way to live and expects all sensible men to be worldly wise and practical। तो ये क्या दिखा रहा है कि सभी सेंसिबल जो लोग हैं उनसे बता रहा है कि प्रैक्टिकल बनो, वर्ल्डली वाइज बनो, टू रिमेन रूटेड इन द वैल्यूज ऑफ देयर ओन ट्रेडिशन एंड कल्चर। कि अपनी ही वैल्यूज को जो है रखो, उनकी जड़ों को पकड़ कर रहो, अपने ट्रेडिशन की, अपने कल्चर की, एंड टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर, और उसी के साथ डिग्निटी और ऑनर से जियो। सो क्या है उस नोवेल में कि कैसे जो है युवा थे उस टाइम के, उन्होंने जो कल्चर वो अपनाना चाहते थे अगर कॉलोनियल सोसाइटी का, तो उसमें उनको दिक्कत हो रही थी। दिक्कत आई तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने ही कल्चर को जो है
प्रिजर्व करना शुरू किया और फिर उनको समझाया गया कि अपने कल्चर को फॉलो करो, अपनी वैल्यूज के साथ रहो और डिग्निटी और ऑनर के साथ जियो, बिकॉज नथिंग इज better than living in your own culture, your own tradition. There is nothing greater than that. And if in the novel we see the characters attempting to bridge two different worlds through their action, they take to new agricultural technology, modernize trading practices, change the use of Indian language, making them capable of transmitting both Western science and Indian wisdom. ठीक है? The young are urged to cultivate the healthy habit of reading the newspapers, but the novel emphasizes that all this must be achieved without sacrificing the traditional values of middle class household. With all its good intentions, Pariksha Guru could not win many readers, as it was perhaps too moralizing in its style. अब देखो एनसीईआरटी में जब इस नोवेल को इतनी जगह मिली है परीक्षा गुरु को, लेकिन उसके बाद भी वो ज्यादा रीडर्स उसे नहीं पढ़ पाए. वाई? क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रहा था, अगर सिंपल भाषा में बोले, और ज्यादा ज्ञान लोगों को पसंद नहीं है ना. तो उसने कुछ ज्यादा ही मोरलाइज कर दिया उनको, ये करो, वो करो, ये करो, ऐसे करो. बट दैट वाज वेरी गुड. उस टाइम पर उसकी जरूरत थी, समझाने की जरूरत थी, और उसी के लिए ये लिखा गया था. द राइटिंग ऑफ देवकी नंदन खत्री. अब आगे पढ़ते हैं. ये श्रीनिवास दास का था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है. द राइटिंग्स ऑफ देवकी नंदन खत्री क्रिएटेड अ नोवेल रीडिंग पब्लिक इन हिंदी. हिज बेस्ट सेलर चंद्रकांता. चंद्रकांता, अब यहाँ से एक नाम आ सकता है, आपने सीरियल भी देखा होगा. तो चंद्रकांता जो है वो किसने लिखा? चंद्रकांता लिखा गया देवकी नंदन खत्री के द्वारा. देवकी नंदन खत्री. Chandrakanta, a romance with dazzling element of fantasy, ठीक है, is believed to have contributed immensely in popularizing the Hindi language and the Nagari script. ठीक है, जो आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट है उसके लिए और हिंदी को पॉपुलराइज करने में इसका बड़ा हाथ था at that time. Although it was apparently written purely for the pleasure of reading, this novel also gives some interesting insights into the fear and desire of reading public. It was the writings of प्रेमचंद. अब प्रेमचंद की बात कर लेते हैं. That the Hindi novel achieved excellence. तो प्रेमचंद जी जब आए तब ही जाकर हिंदी नॉवल को जो है एक्सीलेंस मिला. He began writing in Urdu. उन्होंने उर्दू जो है लिखना शुरू किया उर्दू में. Then he shifted to Hindi, remaining an immensely influential writer in both language. He drew on traditional art of Kissa-goi storytelling. Many critics think that his novel Seva Sadan, The Word of Service, published in 1916, lifted the Hindi novel from the realm of fantasy, moralizing and simple entertainment to a serious reflection on the lives of ordinary people and social issues. तो यहाँ से क्या हुआ कि वो अब जो है एंटरटेनमेंट की बजाय सीरियस रिफ्लेक्शन की जो है जरूरत थी, और वो उनके नॉवेल्स में मिला. Seva Sadan deals with mainly with the poor condition of women in society. Issues like child marriage, dowry are woven into the story of the novel. वो इनकी स्टोरीज में होते थे. It also tells us about the ways in which the Indian upper classes used whatever little opportunity they got from colonial authorities to govern themselves. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो उस टाइम पर हो रही थी और जिसकी जरूरत थी वो सब मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखना शुरू किया और वो लोगों को फिर समझ आया. द नोवेल इन आसाम. तो ये भी बॉक्स में पढ़ना जरूरी है. सो आसाम. द फर्स्ट नोवेल इन आसाम वर रिटन बाय मिशनरीज. जो वहां पर मिशनरीज आए थे उन्होंने जो है लिखना शुरू किया. 2 of them वर ट्रांसलेशन ऑफ बंगाली इंक्लूडिंग फुलमोनी एंड करुणा. इन 1888 1888 में असमीज स्टूडेंट जो कोलकाता में थे उन्होंने फॉर्म किया असमिया भाषा उन्नति सदन. That brought out a journal called Jonaki. तो यहाँ से जॉन की जो है एक जर्नल यहाँ से आया. This journal opened up the opportunity for new author to develop the novel. उसके बाद रजनीकांता बरदोलोई wrote the first major historical novel in Assam called मनोमती. मनोमती. तो ये किसका है? रजनीकांत का.
रजनीकांता बारदलोई, 1900 में ये आया. It is set in the Burmese invasion, stories of which the author had probably heard from the old soldiers who had fought in 1819 campaign. It is a tale of two lovers belonging to the two hostile families who are separated by the war and finally reunited. तो ये आपका जो है आसाम में इस तरह के नॉवल लिखे जाने लगे. आप पढ़ लेते हैं नॉवेल्स इन बंगाल. नॉवेल्स इन बंगाल हिंदी में पढ़ लिया, साउथ में पढ़ लिया, बंगाल पे आ जाओ. So in 19th century the early Bengali novels lived in the two worlds. यहाँ पे आपको बंगाल में बहुत पढ़े लिखे लोग मिलेंगे. यहाँ के नॉवल की जो रिचनेस है वो भी आपको एकदम अलग मिलेगी. So many of these novels were located in the past. Their characters, events and love stories based on historical events. ठीक है. So another group of novel depicted the inner world of domestic life, contemporary settings. उस टाइम की जो थी, domestic novels frequently dealt with the social problems, romantic relationships between men and women. उसके बाद the old merchant elite of Calcutta patronized public forms of entertainment such as कबीर लड़ाई, जो आपके poetry contest होते थे, म्यूजिकल सॉयरस एंड डांस परफॉर्मेंस. ठीक है, आपके म्यूजिकल हो गए, आपके एंटरटेनमेंट की पब्लिक फॉर्म्स जो हो गए, वो सब चीजें हुई. In contrast, New Bhadralok found himself at home in the more private world of reading novels. Novels जो है वो individually read किए जाते थे. They could also be read in select groups. Groups में भी कर सकते थे. Sometimes the household of great Bangla novelist Bankim Chandra Chattopadhyay would host a jantra in courtyard where members of family would be gathered. और उसके रूम में, in Bankim's room, however, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही वंदे मातरम लिखा है. However, a group of literary friends would collect to read, discuss and judge literary work. Bankim read out Durgesh Nandini 1865 में इनका first novel to such a gathering of people who were stunned to realize that the Bengali novel had achieved excellence so quickly. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से आपको दुर्गेश नंदिनी भी और वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का ही है. इनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहा जाता है. Besides the ingenious twist and turn of the plot and the suspense, novel was also relished for its language. The prose style became a new object of enjoyment. Initially, the Bengali novel used a colloquial style associated with urban life. It also used Maili, the language associated with women's speech. This style was quickly replaced by Bankim's prose. जो वो लिखते थे, बंकिम जो अपने पद्य में लिखते थे, then which was Sanskritized. संस्कृत में उसको बनाया जाता था, but also contained a more vernacular style. The novel rapidly acquired popularity in Bengal, and by 20th century, the power of telling stories in simple language made Sarat Chandra Chattopadhyay, आपके S.C. Chattopadhyay, 1876 to 1938 रहे हैं ये, the most popular novelist in Bengal and probably in the rest of India. और इनका नाम, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम आपको बहुत जगह मिलता है पढ़ने के लिए. इनकी नॉवेल्स के बारे में ऑथर्स में हर जगह मिलता है. और उस टाइम पर इन्होंने जो है बंगाल के पॉपुलर नॉवेलिस्ट और इनफैक्ट सारे ही इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस थे. ऐसे ही आपको यहाँ पर उड़िया नॉवल के बारे में भी दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हो किस तरह से दिया हुआ है. इन 1878 में रामशंकर रे, a dramatist, began serializing the first Uriya novel, Sodamani, but he could not complete it. Within 30 years, however, Orissa produced a major novelist in Fakir Mohan Senapati. The title of his novel was Cha Mana Atha Guntha, 1902 में आया ये. Translate as 6 acres and 32 decimals of land. It announces a new kind of novel that will deal with the question of land and its possession. Land के बारे में. It is the story of Ramchandra Mangaraj, a landlord manager who cheats his idle and drunken master and then eyes the plot of fertile land owned by Bhagia and Sharia, a childless weaver couple. Okay.
उनके बच्चे नहीं थे. Mangaraj fools this couple and puts them into his debt so that he can take over their land. उन पैसा दिया और उनको जो है कर्जे में दबा दिया. And this path-breaking work showed that the novel could make rural issues an important part of urban preoccupations. In writing his novel, Fakir Mohan anticipated a host of writers in Bengal and elsewhere. तो ऐसा ही नहीं है कि जो आपको यहाँ पर मेन हेडिंग में मिल रहा है वही इंपॉर्टेंट है. जो आपके बॉक्स में दिया गया है, जैसे हमने अभी आसाम के बारे में पढ़ा, उड़ीसा के बारे में पढ़ा, इनको आप निग्लेक्ट कर नहीं चल सकते हो. यू हैव टू रीड दिस ऑल्सो. ओके, सो नॉवेल्स इन द कॉलोनियल वर्ल्ड. नॉवेल्स इन द कॉलोनियल वर्ल्ड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है. इफ यू फॉलो द हिस्ट्री ऑफ द नोवेल इन डिफरेंट पार्ट्स, हमें अलग अलग चीजें मिलेंगी. तो ऐसा क्या था जो राइटर्स को जो है इनकरेज करता था, कौन इनको पढ़ते थे, क्या दिक्कत थी, कैसे जो है चलता था शुरू में, और कैसे कैसे फिर लोगों ने जो है इस पर काम करना शुरू किया. जैसे आपके मेनन हो गए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो गए, प्रेमचंद हो गए, सब अलग अलग रीजन से आते हैं और फिर ये लोग इन्होंने लिखना शुरू किया. यूजेस ऑफ नोवेल. Colonial administrator found vernacular novels a valuable source of information on native life and customs. Of course, जो आपके वर्नाकुलर नॉवेल्स मतलब जो उसी क्षेत्र की भाषा में लिखे गए हैं वो एक अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे वहाँ की नेटिव लाइफ, उनके कस्टम्स के बारे में. उसके बाद उनको उससे हेल्प क्या मिली, उनको इंडियन सोसाइटी को गवर्न करने के लिए विद इट्स लार्ज वेराइटी ऑफ कम्युनिटीज एंड कास्ट, सब उनको पता था. As outsiders, British knew little about life inside Indian household, वो भी उनको उसी से पता चली. उसके बाद जो नए नॉवेल्स आ रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज में, वो डिस्क्रिप्शन देते थे पूरा उनकी डोमेस्टिक लाइफ का. उसके बाद कैसे लोग कपड़े पहनते हैं, कैसे उनका रिलीजियस वर्शिप करते हैं, कैसे उनके बिलीफ है, प्रैक्टिसेस है, वो सब इनको यहीं से मिला. उसके बाद कुछ इनकी बुक्स जो है वो इंग्लिश में फिर क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जो है ट्रांसलेट करा दी गई. Indian used the novel as a powerful medium to criticize. जो भी उनकी सोसाइटी के डिफेक्ट्स होते थे वो सब जो है उसको यूज करते थे एज अ पावरफुल मीडियम. Writers like Veerasalingam use the novel mainly to propagate their ideas about society among a wider readership. उसके बाद रिलेशनशिप पास्ट के साथ बैठाने के लिए एडवेंचर्स की स्टोरी, थ्रिलिंग स्टोरीज ऑफ पास्ट, उसके लिए भी होता था, उसके लिए भी हेल्पफुल होते थे. उसके बाद people from all the walks of life could read novels so long as they shared a common language. जो लैंग्वेज शेयर करते हैं सेम, उससे कलेक्टिव बिलोंगिंग की सेंस भी आती है. You would have noticed that people living in different regions speak the same language in different way. Sometimes they use different words for the same thing. देख आप अपने आसपास भी देख सकते हो. Sometimes the same word is pronounced differently. कि आप सपोज करो किसी की यहाँ पर किसी भी चीज को कुछ और बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि कई बार तो क्या होता है एक ही चीज को अलग अलग बोल देते हैं. ठीक है. उसके बाद जैसे लड़के को लड़का, छोरा, मोड़ा, इस तरह से बोला जाता है, अलग अलग लैंग्वेज में जो है बोला जाता है. तो इसी तरह कई बार क्या होता है कि वर्ड सेम ही होता है लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है. तो वो सब चीजें. उसके बाद आता है आपका द प्रॉब्लम ऑफ बीइंग मॉडर्न. अब मॉडर्न बनने से प्रॉब्लम क्या हुई. ऑल्दो दे वर वरीड अबाउट इमेजिनरी स्टोरीज, कि भले ही वो जो है आपके इमेजिनरी स्टोरीज के थे लेकिन उससे क्या होता था, the novel often spoke to readers about the real world, but novels did not always show these exactly in reality. Sometimes they presented vision of how things ought to be, कैसे होनी चाहिए. Social novelists often created hero and heroines with ideal equalities, वो रियल में नहीं है लेकिन लोगों को क्या लगता है अरे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. तो इस इमेजिनेशन की मॉडर्न होने की भी एक प्रॉब्लम आ गई थी. तो डायलेमास होते थे लोगों के, जो हाउ टू बी मॉडर्न विदाउट रिजेक्टिंग ट्रेडिशन, कि ठीक है आप मॉडर्निटी पर ध्यान दे रहे हो, अब ट्रेडिशन हम वही फॉलो कर रहे हैं तो मॉडर्न कैसे बनेंगे. उसके बाद अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएंगे तो वहाँ की जो आइडेंटिटी जो आ रही है वेस्ट से उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे. तो इस तरह का जो प्रॉब्लम शुरू हो गई थी. Chandu Menon portrayed Indulekha as a woman of breathtaking beauty, high intellectual abilities, artistic talent, and with an education in English and Sanskrit. Madhavan, the hero of the novel, was also presented in ideal colors.
कि हीरोइन को भी इस तरह दिखाया है, पूरा एकदम पढ़ा लिखा फर्स्ट क्लास, और हीरो को भी पूरा आइडियल दिखाया है। ही वॉज अ मेंबर ऑफ द न्यूली इंग्लिश एजुकेटेड क्लास ऑफ नायर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। पढ़ा लिखा जो है दिखाया है उसको भी। ही वॉज ऑल्सो अ फर्स्ट रेट संस्कृत स्कॉलर, ठीक है। सो बट एट द सेम टाइम ही केप्ट अ लॉन्ग टफ्ट ऑफ हेयर अकॉर्डिंग टू द नायर कस्टम। So the hero and heroines in most of the novels are the people who lived in the modern world। मतलब कि मॉडर्न वर्ल्ड वाले लोगों को ही हीरो हीरोइन बनाया जाता था नॉवेल्स में, स्पेशली जो इंग्लिश एजुकेटेड होते थे। आप जैसे बंगाल में भी देखेंगे तो अलग से ही उसमें इंग्लिश वाले जो या जो वहाँ पर काम करते थे, कोर्ट में काम करते थे, उनको बिल्कुल अलग दर्शाया गया है। तो इस तरह से जो है दिक्कत आती थी कि अब कैसे करें। Characters like Indulekha and Madhavan showed readers how Indian and foreign lifestyle could be brought together in an ideal combination। तो यहाँ से क्या दिखाते थे कि कैसे इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन बनाकर कर सकते हैं, आगे अडॉप्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। प्लेजर्स ऑफ रीडिंग, अब एंटरटेनमेंट मिल रहा है, लोग जान रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी जो है वहाँ पर होना शुरू हो गई। तमिल में अगर देखें, देयर वाज फ्लड ऑफ पॉपुलर नॉवेल्स, उसमें डिटेक्टिव वाले आ गए, मिस्ट्री वाले आ गए। फिर कुछ लोगों को साइलेंट रीडिंग थी, तो इस तरह लोग साइलेंस में जाकर पढ़ते थे। तो इस तरह धीरे धीरे लोगों जो है इनके बारे में जानने लगे और पढ़ना शुरू कर दिया। आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पार्ट 3 में कवर अप करेंगे, वो है आपका वुमेन एंड द नॉवेल। तो आज जो भी इम्पोर्टेंट आपका हमने जो पूरा पढ़ा है नोवेल के बारे में, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका सारा इंपॉर्टेंट पार्ट जितना भी है लाइन टू लाइन आपको करा दिया गया है। एंड आई होप कि पार्ट 2 आपको क्लियर होगा अबाउट नोवेल्स। इट इज़ लाइक जस्ट अ स्टोरी, ऐसा लग रहा है हम भी नोवेल पढ़ रहे हैं। तो यही जो है ब्यूटी है एनसीईआरटी की। और उसके साथ साथ ये तो आपका एनसीईआरटी के बारे में है। यूपी पीईटी के कोर्स वीडियोस हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है, एंड इफ यू वांट टू टेक देन प्लीज इंक्वायर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।